आज का लेक्चर जो होने वाला है वो है सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सरफेस टेंशन की बात करते हैं। सो सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? हाउ डू यू डिफाइन सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन फ्लूइड का एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। फ्लूइड में ये बाय डिफॉल्ट उसमें प्रेजेंट है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जिससे कि जब भी लिक्विड किसी के भी कांटेक्ट में आता है, किसी दूसरे के कांटेक्ट में आता है, जैसे मान लो किसी दूसरे सॉलिड के कांटेक्ट में आया या किसी दूसरे लिक्विड के कांटेक्ट में आया, दूसरे के कांटेक्ट में जब ये आता है तो ये अपना सरफेस एरिया हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश में रहता है। मतलब जब भी लिक्विड दूसरे सरफेस से इंटरेक्शन में जाता है तो वो इंटरेक्शन हमेशा इस तरीके से रहता है सच दैट सरफेस एरिया हमेशा कम से कम हो। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, रीजन क्या होता है इसका? ऐसा अपने को क्यों देखने को मिलता है कि जब भी वो किसी के कांटेक्ट में आता है तो सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश में लग जाता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जैसे मान लो अगर तुम यहां पे एक लिक्विड लो कंटेनर में, जैसे मान लो ये एक लिक्विड है कंटेनर के अंदर, ठीक है, तो अगर मान लो तुम यहां पे कोई एक मॉलिक्यूल ले लो अंदर बल्क के अंदर, तो इस बल्क पे लगने वाला जो फोर्स है, इस मॉलिक्यूल पे जो लगने वाला फोर्स है, हर एक डायरेक्शन से इस पे फोर्स लगेगा, चारों डायरेक्शन से इस पे फोर्स लग रहा है। इसका मतलब यह है कि इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0 के बराबर है। हर एक डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0 के बराबर है। लेकिन अगर मैं कोई भी मॉलिक्यूल यहां सरफेस पे कंसिडर करूं, टॉप पॉइंट पर या सरफेस के ऊपर, तो यहां पे तुम देख सकते हो कि इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं सिर्फ इधर के डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब नीचे के डायरेक्शन में सिर्फ लग रहे हैं, ऊपर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में, इस पे नेट फोर्स जो है 0 के बराबर नहीं है। तो जब ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सरफेस है लिक्विड का वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस में रहने का मतलब यह है कि उस पर हमेशा जो है कुछ ना कुछ फोर्स देखने को मिलता है। सो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने ये डिस्कस किया था कि वो कभी भी फ्लूइड जो है कभी भी टेंजेंशियल फोर्स को टॉलरेट नहीं कर सकता। वो कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी फोर्स जो है उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में आए। इस वजह से इस फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए अपने सरफेस पे सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी देखने को मिलता है अपने को। और ये जो सरफेस है, इस सरफेस के साथ या तो ये ऐसे बेंड हो जाता है या तो ये ऐसे बेंड हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टैक्ट एंगल, जो कि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। इन दोनों में से कोई एक अपने को बेसिकली मूवमेंट दिखता है सरफेस का, या तो इस तरीके से बेंडिंग हो जाती है या तो इस तरीके से बेंडिंग हो जाती है। सो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं, जिससे इस पे लगने वाले नेट फोर्स को मिनिमाइज करता है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो जो सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने में लग जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी वाटर जो है, अगर कोई वाटर अगर फ्री फॉर्म में है, या कोई लिक्विड जो है अगर वो फ्री फॉर्म में है, हर एक डायरेक्शन से वो फ्री है, तो हर एक डायरेक्शन से कर्व होकर के क्या हुआ, एक स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो वो फ्री है, चारों डायरेक्शन से फ्री है, इधर से भी, इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, हर एक डायरेक्शन से फ्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कोई स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से वाटर के जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं वो हमेशा स्फेरिकल होते हैं फॉर्म में। वो कभी भी क्यूबॉइडल फॉर्म का नहीं होता, वो कभी भी सिलिंड्रिकल फॉर्म का नहीं होता, वो कभी भी कोई और शेप में कन्वर्ट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बात समझ में आया? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पानी जो है अगर तुम लोटस के ऊपर ड्रॉप कर दो, या फिर कोई सोप सॉल्यूशन में से ऊपर पिक करो एक वो प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट से और उसको ब्लो करो, इस टाइप का कुछ देखा होगा ना तुमने, जो सोप सॉल्यूशन में से नीचे से उठाते हैं फिर ब्लो करते हैं, तो जो ब्लोअर होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में दिखता है अपने को। ये जो स्फेरिकल फॉर्म
ये जो स्फेरिकल फॉर्म देखने को मिल रहा है वो इसी रीजन की वजह से देखने को मिल रहा है। सारे तरफ से जब वो कर्व होगा तो वो एक स्फेरिकल बन जाएगा, या फिर सरफेस एरिया के टर्म्स में हम बोले तो सरफेस एरिया के टर्म्स में स्फेरिकल फॉर्म का ही सबसे लीस्ट सरफेस एरिया आता है। मिनिमम सबसे सारे 3D ऑब्जेक्ट्स में एक गिवन वॉल्यूम के लिए अगर हम सरफेस एरिया की वैल्यू समझे तो स्फेरिकल फॉर्म का सरफेस एरिया सबसे लीस्ट होता है। इस वजह से ड्रॉपलेट्स या ड्रॉप्स या बबल्स या जो भी तुम कह सकते हो सारे के सारे स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। समझ में आया? सो ये है सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं इस ऊपर वाले मॉलिक्यूल का, और यहां पे एक लाइन कंसीडर करूं मैं, तो यहां पे अगर इस पे लगने वाला फोर्स F है और इस लाइन पे इधर से भी लगने वाला फोर्स F है, तो सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन L के बराबर। फोर्स पर यूनिट लेंथ ये होता है सरफेस टेंशन। इसका मतलब ये है कि सरफेस टेंशन का फोर्स जो होगा हमेशा जो भी लिक्विड बन रहा है, जो भी सरफेस बन रहा है उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पर अगर सरफेस टेंशन का फोर्स देखूं तो यहां पे लग रहा है सरफेस टेंशन का फोर्स इस लिक्विड पे। इस कर्व के लिए अगर मैं देखूं तो यहां पे सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है। सो इन दोनों का कंपोनेंट मिलाकर के ऊपर कुछ नेट फोर्स आएगा, इन दोनों का कंपोनेंट मिलाकर के नीचे कुछ फोर्स आएगा। सो ये है तुम्हारा सरफेस टेंशन का फोर्स का वैल्यू। यही रीजन है जिससे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया निडल। निडल जो है, निडल को अगर तुम केयरफुली वाटर के सरफेस पे रखो तो वो फ्लोट कर पाता है। अगर हम वहां पे बायंसी फोर्स समझे तो वी समर जो है बहुत ही नेग्लिजिबल है निडल का, तो इसका मतलब ये है कि बायंसी फोर्स उस पर तो जीरो लग रहा है। तो उस निडल के वेट को फिर कौन बैलेंस कर रहा है फ्लोटिंग में? वहां पे निडल के वेट को बैलेंस कर रहा है ये सरफेस टेंशन का फोर्स। वैसे ही कुछ लाइट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी फ्लोट कर पाते हैं लिक्विड के ऊपर, जैसे मच्छर हो गया। मच्छर जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर पाता है, या कुछ बर्ड्स जो है बर्ड्स के ऊपर जो है लिक्विड के ऊपर चल पाते हैं। ये देखा होगा अभी तालाब वालाब में ऊपर ऊपर वो चलते रहता है। तो वो चलने का रीजन क्या है? बायंसी फोर्स तो नेग्लिजिबल है, फिर वो चल कैसे पा रहा है? उसके एमजी को कौन बैलेंस कर रहा है? उसके एमजी को बैलेंस करता है ये सरफेस टेंशन का फोर्स। अगर मान लो अभी आगे कांटेक्ट एंगल की बात हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। अगर मान लो ये जो तुम्हारा कांटेक्ट एंगल है ये अगर मान लो थीटा है तो 2t cos थीटा जो होगा वो तुम्हारा mg को बैलेंस करेगा। इस टाइप से गड्ढा क्रिएट हो जाता है वाटर के सरफेस पे। जब भी मच्छर या बर्ड या निडल टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट जब प्लेस किया जाता है तो इस टाइप का एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिससे कि mg उसका बैलेंस हो जाता है। बात समझ में आया इतना? ठीक है, तो दो चीजें यहां पे बस याद रखनी है। पहली चीज ये कि सरफेस टेंशन इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, जिससे कि वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है, और किसी भी गिवन वॉल्यूम में सरफेस एरिया मिनिमम होता है स्फेयर का। स्फेयर का सबसे मिनिमम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सरफेस टेंशन का फोर्स हमेशा सरफेस के टेंजेंट के डायरेक्शन में लगता है। टेंजेंट के डायरेक्शन में लगेगा और उसी टेंजेंट के डायरेक्शन के हेल्प से तुम उसका फोर्स कैलकुलेशन कर सकते हो F बाई L से। L को इधर ले जाओ, S इंटू L विल बी योर सरफेस टेंशन फोर्स। दूसरा है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी एक टाइप से होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन सरफेस ऑफ द लिक्विड। सरफेस जो है हमेशा स्ट्रेस में है फोर्स की वजह से। इस वजह से वहां पे कुछ ना कुछ खिंचावट होगा। उसका जो ऊपर वाला सरफेस है कुछ ना कुछ खींचेगा, तो खींचेगा तो उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एनर्जी के बराबर कहलाता है। सो यहां पे सरफेस एनर्जी अपन दे सकते हैं इस रिलेशन से T इज इक्वल टू dW/dA से, where dW is your potential energy. So potential energy is defined as surface tension into surface area. तो इस रिलेशन से तुम यहां पे देख सकते हो सरफेस एनर्जी का रिलेशन जो है ये कैलकुलेट कर सकते हो। यहां तक समझ में आया? ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी ही होता है, जैसे प्रेशर होता है एक स्केलर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। उसी तरीके से ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हाँ हाँ, टी कभी कभी यूज होता है, कभी कभी एस भी यूज होता है सिंबल फॉर्म में, दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप और बबल। सबसे पहले ड्रॉप। तो मान लो अगर यहां पे एक ड्रॉप है जिसका रेडियस आर है, अंदर का प्रेशर अगर पी आई है और बाहर का प्रेशर पी नॉट है, सो पी आई माइनस पी नॉट इसको दिया जा सकता है 2t बाई आर से। दिस पी आई माइनस पी नॉट इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। सो एक्सेस प्रेशर फॉर एनी ड्रॉप इज इक्वल टू 2t बाई आर। अंदर का प्रेशर बाहर वाले से हमेशा ज्यादा होता है। बबल का अगर हम बात करें तो बबल में दो सरफेस बनता है, दो सरफेस वहां पे फॉर्म होता है। ये तुम्हारा दो सरफेस, ये दोनों सरफेस लगभग एक दूसरे के आसपास में ही रहता है, बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है ये। इस वजह से यहां पे डेल्टा पी की वैल्यू अपन दे सकते हैं 4t बाई आर। ठीक है, तो डबल सरफेस होने की वजह से ये तुम्हारा एक्सेस प्रेशर होगा, और यहां पे सिंगल सरफेस जो कि ड्रॉप है उसकी वजह से यहां पे तुम्हारा ये होगा। अगर जनरल केस की बात करें, अगर मान लो कोई एक ऐसा सरफेस है जिसमें कि दो रेडियस फॉर्म हो रहा है, एक रेडियस ऐसा हो रहा है, एक रेडियस ऐसा हो रहा है, सरफेस एक ही है लेकिन जो रेडियस वहां पे कांटेक्ट होने के बाद बन रहा है वो दो टाइप के रेडियस हो रहे हैं। एक का रेडियस है R1 और एक का रेडियस है R2। सो यहां पे जो तुम्हारा एक्सेस प्रेशर होगा, सबसे पहले ड्रॉप के केस में, ड्रॉप के केस में डेल्टा पी की वैल्यू होगी T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सिलिंड्रिकल ड्रॉप की बात करें तो सिलिंड्रिकल ड्रॉप में R1 की वैल्यू कुछ R के बराबर होती है और दूसरा रेडियस जो होता है वो इंफिनिटी के बराबर होता है। जब भी सिलिंड्रिकल ड्रॉप बनेंगे तो एक का रेडियस कुछ R होगा जो कि गिवन होगा, और दूसरे का रेडियस जो होगा वो इंफिनिटी होगा। ये हमेशा ही वैलिड होता है। इस वजह से डेल्टा पी इन सिलिंड्रिकल ड्रॉप इज इक्वल टू T बाई आर। समझ में आया? सो ये ड्रॉप का केस है। अगर मैं बबल का केस लूं तो बबल के केस में ये जस्ट डबल हो जाएगा। बबल वाले केस में ये जो होगा 2t इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। और अगर सिलिंड्रिकल बबल बन रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा 2t बाई आर। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ये? सो फॉर बबल डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी 2t बाई 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अगला एग्जांपल, अगला केस बेसिकली है कांटेक्ट एंगल और शेप ऑफ लिक्विड का, जिसके बारे में हम अभी भी थोड़ा बहुत बात इस पे कर रहे थे। सो कांटेक्ट एंगल क्या होता है? कांटेक्ट एंगल बेसिकली जब भी लिक्विड किसी दूसरे के कांटेक्ट में आता है, आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जैसे कोई सॉलिड हो गया या लिक्विड हो गया, तो वो जो उन दोनों के बीच में, उन दोनों के सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट, मतलब उन दोनों के बीच में जो बेसिकली जो गैप बनता है, उसी गैप को हम लोग कांटेक्ट एंगल बोलते हैं। सो यहां पे कांटेक्ट एंगल बनने का रीजन क्या है? मतलब कांटेक्ट एंगल क्यों देखने को मिलता है अपने को? सो कांटेक्ट एंगल देखने का मेन रीजन जो है वो है एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट। सबसे पहले हम लोग कोहेसिव फोर्स की बात करते हैं। सो कोहेसिव फोर्स वहां लगता है जहां पे सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये एक टाइप का इंटरनल फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सेम काइंड ऑफ एटम्स, ये होता है कोहेसिव फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन
सेम काइंड ऑफ एटम्स, और दूसरा होता है यहां पे एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स होता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन different kind of atoms। ठीक है, तो जब भी लिक्विड किसी दूसरे वाले सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो लिक्विड पे किसी भी मॉलिक्यूल पे दो फोर्सेस लगेंगे जहां पे भी कांटेक्ट होगा। लिक्विड का कांटेक्ट जहां पे भी दूसरे सरफेस पे हो रहा है वहां के मॉलिक्यूल्स पे दो फोर्सेस लगेंगे। एक है कोहेसिव फोर्स जो लिक्विड ही लगाएगा उस मॉलिक्यूल पे, और दूसरा एडहेसिव फोर्स जो दूसरा वाला सरफेस उस मॉलिक्यूल पे लगाएगा। इन दोनों के रिजल्टेंट से अपने को जो गैप मिलता है वही गैप कांटेक्ट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो तुमने जो इसको याद रखने का एक तरीका ऐसा है, तुम ऐसे याद रख सकते हो जैसे जो फेविकोल है, फेविकोल के ऊपर नाम लिखा हुआ रहता है एडहेसिव, कभी देखा होगा तुमने। तो एडहेसिव का मतलब यही होता है कि दो सरफेसेस को जोड़ना। उस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि एडहेसिव फोर्स हमेशा दो अलग अलग सरफेस के बीच में लगता है और कोहेसिव फोर्स हमेशा एक टाइप के सरफेस के बीच में लगता है। ठीक है, तो मान लो यहां पे कि ये दूसरा सरफेस है और ये लिक्विड है, इधर लिक्विड है और यहां पे तुम्हारा सरफेस है। तो देख सकते हो कि जो कांटेक्ट बन रहा है यहां पे कहीं पे बन रहा है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे जो एडहेसिव फोर्स का डायरेक्शन होगा वो होगा यहां पे, ये होगा एडहेसिव फोर्स का डायरेक्शन, और जो कोहेसिव फोर्स का डायरेक्शन होगा वो होगा यहां पे कहीं पे, ये होगा कोहेसिव फोर्स का डायरेक्शन। लिक्विड इस पे कुछ इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और दूसरा सरफेस इस मॉलिक्यूल पे कुछ इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी आएगा उसी से कांटेक्ट एंगल डिफाइन किया जाएगा और उसी से शेप ऑफ लिक्विड भी बताया जाएगा। तो सबसे पहला केस इसमें आता है जब रिजल्टेंट फोर्स, केस नंबर 1, पहला केस तब देखने को मिलता है जब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इस दूसरे वाले सरफेस से पार होता है। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जब दूसरे वाले सरफेस से पार होगा तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ यहां पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से कहीं से पार हो रहा है इस दूसरे वाले सरफेस से। सो लिक्विड हमेशा इस कोशिश में रहेगा कि ये जो भी फोर्स है ये कभी भी टेंजेंट के डायरेक्शन में ना आए, क्योंकि टेंजेंट के डायरेक्शन में वो फोर्स जो है कभी टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो वो हमेशा कोशिश में रहेगा कि ये जो भी फोर्स आया रिजल्टेंट फोर्स वो कभी भी टेंजेंट के डायरेक्शन में ना आए। टेंजेंट के डायरेक्शन में ना आए इसका मतलब ये है कि लिक्विड जो है इस तरीके से बेंड हो जाएगा। ये फोर्स इस सरफेस के लिए एज ए नॉर्मल बिहेव करेगा। तो लिक्विड इस तरीके से मुड़ जाएगा, लिक्विड इस तरीके से मुड़ जाएगा। यहां पे तुम्हारा दूसरा सरफेस है, ये तुम्हारा दूसरा सरफेस है। सो कांटेक्ट एंगल विल बी ये वाला एंगल, ये है तुम्हारा कांटेक्ट एंगल। सो अगर लिक्विड ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि कांटेक्ट एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री। लिक्विड इज बेंडिंग अपवर्ड्स this implies theta is less than 90 डिग्री। यह है सबसे पहला केस। दूसरा केस में क्या हो रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट लिक्विड के अंदर से पार हो रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट लिक्विड के अंदर से पार हो रहा है। तो लिक्विड के अंदर से अगर पार होगा तो क्या रिजल्टेंट जो कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पे लिक्विड के अंदर से पार हो रहा है रिजल्टेंट। तो लिक्विड फिर से कोशिश में लग जाएगा कि ये जो भी फोर्स आया ये टेंजेंट के डायरेक्शन में ना आए। तो जब टेंजेंट के डायरेक्शन में ना आए तो ये लिक्विड ऐसे बेंड हो जाएगा। ये लिक्विड इस तरीके से बेंड हो जाएगा। सरफेस यहां पे है, तो सरफेस जब यहां पे है तो इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारा कांटेक्ट एंगल है ये हो जाएगा ये वाला एंगल,
ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा. So if liquid is bending upwards, then contact angle will be greater than 90 degree. If liquid is bending upwards, सॉरी इस वाले में डाउनवर्ड आएगा, सॉरी ये अपवर्ड होगा, ये होगा डाउनवर्ड्स, सॉरी. सो इफ लिक्विड इज बेंडिंग डाउनवर्ड्स, दिस इंप्लाइज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. ये हो गया तुम्हारा दूसरा केस. तीसरा केस, अगर दोनों का रिजल्टेंट ना तो इधर से पार हो ना तो इधर से पार हो, एकदम बीचों बीच पार हो, तो उस केस में फिर क्या होगा? क्या बेंडिंग होगी? उस केस में बेंडिंग नहीं होगी और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री के बराबर. वो हो जाएगा तुम्हारा तीसरा केस. इफ रिजल्टेंट फोर्स जो है यहां पे है, अगर ये है तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स, सो लिक्विड जो होगा इस बार बेंड नहीं करेगा, ये फ्लैट का फ्लैट ही रह जाएगा, फ्लैट का फ्लैट ही रह जाएगा. तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. नो बेंडिंग, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो ये है तुम्हारे तीन केसेस जो कि तुम्हारा एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के रिजल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है. पहला सरफेस लिक्विड का, दूसरा किसका था? कहां पे? दूसरा सरफेस किसका है? दूसरा कोई भी दूसरा जनरल सरफेस है, कोई दूसरा लिक्विड या कोई दूसरा सॉलिड, कुछ भी हो सकता है. ये कोई भी जनरल सरफेस हो सकता है, ये उन दोनों के बीच के रिजल्टेंट में देख रहे हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा बेंडिंग अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स और नो बेंडिंग का केस. अब एक चीज और देखो इसमें, इस केस में अगर रिजल्टेंट फोर्स जो है दूसरे सरफेस से पार हो रहा है, तो क्या हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कोहेसिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, इसलिए रिजल्टेंट उधर की तरफ ही है. दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर इधर की तरफ अगर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि इधर वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इधर की तरफ है, तो इसका मतलब यह है कि ये वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर बीचों बीच है कहीं पे, इसका मतलब यह है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा. सो यहां पे हम लोग एक और चीज बता सकते हैं इस केस में, यहां पे एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, यहां पे एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड इज लेस देन कोहेसिव फोर्स, और यहां पे एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड. यह है ओवरऑल तुम्हारा कांटेक्ट एंगल और शेप ऑफ लिक्विड. कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये बताओ सरफेस टेंशन का फोर्स कहां पे लगेगा? मान लो इस तरीके से बेंडिंग अगर होगा, ऊपर बेंडिंग अगर होगा, तो सरफेस टेंशन का फोर्स कहां पे लगेगा? कहां पे, किस डायरेक्शन में? टेंजेंट के डायरेक्शन में. एफ आर का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये जो लाइन मैंने बनाया है व्हाइट लाइन, इस व्हाइट लाइन पे सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा ऊपर. यहां पे इस रेड वाले लाइन पर इधर की तरफ, और यहां पे बताओ सरफेस की डायरेक्शन में यहां पे कहां पे लगेगा? एफ आर के परपेंडिकुलर ही रहेगा. यहां पे भी, यहां पे एफ आर के परपेंडिकुलर ही रहेगा, वर्टिकल में नहीं आएगा कुछ भी. समझ में आया? तो ये बताओ 0 डिग्री वाले कांटेक्ट एंगल पे और तीन एंगल्स मैं तुमको दे रहा हूं. एक में कांटेक्ट एंगल 0 है, एक में कांटेक्ट एंगल 180 है और एक में कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री है. किस केस में सरफेस टेंशन का फोर्स सबसे ज्यादा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में? 0 डिग्री, तीन एंगल्स में दे रहा हूं तुमको. कांटेक्ट एंगल एक में है 0 डिग्री,
दूसरे में है 90 डिग्री और तीसरे में है 180 डिग्री। तो किस केस में वर्टिकल में सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन का फोर्स देखने को मिलेगा? जीरो। तो जीरो वाले में पूरा पूरा ऊपर ही हो जाएगा, यस। कोई कंपोनेंट करने को नहीं मिलेगा, पूरा पूरा ही ऊपर हो जाएगा। 180 डिग्री में पूरा पूरा नीचे हो जाएगा, 180 में 100% नीचे हो जाएगा, और 90 डिग्री में तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही तीनों फोर्सेस अप्लाई करेंगे हम लोग अगले सेक्शन में, जो कि होगा कैपिलरिटी इफेक्ट। यही कैपिलरिटी इफेक्ट तुमको बताता है कि जब तुम कोई भी कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डालते हो तो उसमें लिक्विड राइज या डिप या कोई चेंज क्यों नहीं होता। कैपिलरी इफेक्ट के 3 केसेस होते हैं, एक में लिक्विड राइज करता है कैपिलरी में, एक में डिप करता है, और एक में वो कोई चेंज नहीं शो करता। वो तीनों केसेस जो है इन्हीं तीनों केसेस से रिलेटेड है, इसी सरफेस टेंशन के फोर्स से रिलेटेड है। अगर मान लो यहां पे अगर मैंने लिक्विड है और यहां पे कैपिलरी ट्यूब को डिप किया, इस टाइप से अगर डिप किया, तो मान लो सबसे पहला केस में सरफेस जो है यहां पे ऐसा बन रहा है, इस टाइप से सरफेस बन रहा है, यहां पे कांटेक्ट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो अगर कांटेक्ट एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो इस पे जो सरफेस टेंशन का फोर्स है ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है लिक्विड ऊपर राइज करेगा। ये लिक्विड जो है ये थोड़ी देर में तुमको कुछ इस तरीके से दिखेगा राइज करता हुआ। ये जो हाइट है ये हाइट h है। सरफेस टेंशन का फोर्स इस वेट के बराबर किया जा सकता है, जिससे कि अपने को रिलेशन मिलता है 2T/R इज इक्वल टू रो जी एच। आर की वैल्यू अगर हम लोग थीटा के टर्म्स में दे, जैसे यहां पे कॉन्टैक्ट एंगल है ये है थीटा, और ये जो है स्मॉल आर रेडियस ऑफ द ट्यूब है, तो कैपिटल आर की वैल्यू होती है आर बाई कॉस थीटा, मतलब इसको लिखा जा सकता है 2T कॉस थीटा बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू रो जी एच। ये सब तुमने पढ़ा होगा जब कैपिलरिटी पढ़ रहे होगे। तो वैसे ही अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो यहां पे जो सरफेस बनेगा, ये सरफेस बनेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। इसका मतलब ये सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा नीचे, ये जाएगा डिप, डिप होगा, इसका मतलब ये है ये जो लिक्विड है ये इस तरीके से दिखेगा। हाइट h, यहां पे भी अपन बोल सकते हैं कि 2T/R इज इक्वल टू रो जी एच, या फिर 2T cos थीटा बाई स्मॉल r इज इक्वल टू रो जी एच। थीटा की वैल्यू अगर ऑब्ट्यूज है h विल बी पॉजिटिव, राइजिंग होगी। थीटा की वैल्यू अगर निगेटिव है, सॉरी इसमें एक्यूट है, इसमें ऑब्ट्यूज है, तो h की वैल्यू निगेटिव होगी, मतलब इसमें डिप होगा। और अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो उस केस में कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो फ्लैट का फ्लैट ही रह जाएगा, h की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तीनों केसेस जो तुम्हारे कैपिलरिटी के। तीसरा केस लिख लेना खुद से, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे नो चेंज, एंड लिक्विड जो होगा एकदम फ्लैट होगा, ना तो राइजिंग होगी ना तो डिप होगा। ये सारे केसेस है तुम्हारे कैपिलरिटी के। कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, सो सम इंपॉर्टेंट केसेस। सबसे पहला केस, इसी कैपिलरिटी का एक केस है यहां पे। मान लो तुमने यहां पे ट्यूब में डिप किया, ट्यूब को मतलब लिक्विड में डिप किया, ठीक है। लेट से यहां पे राइजिंग हो रही है, एज्यूम दैट कि यहां पे राइजिंग हो रही है, ठीक है। राइजिंग हुई, तुमने एच की वैल्यू कैलकुलेट करी, मान लो कैलकुलेशन में आया तुम्हारा एच का वैल्यू मान लो आया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तुमने यहां पे राइजिंग कैलकुलेट करी, मैंने तुमको थीटा दे दिया, टी दे दिया, आर दे दिया, सब कुछ दे दिया, हाइट की वैल्यू तुमने निकाल ली, मान लो एच की वैल्यू आई 20 सेंटीमीटर। तो ये बताओ, अगर मैं ट्यूब का लेंथ जो बाहर है उसको 20 ना करके 10 कर दूं, जबरदस्ती, जबरदस्ती मतलब मैं इसको 20 करूं ही ना, 10 ही करूं,
तो बताओ इस लिक्विड के साथ क्या होगा? जो यहां से जो राइज करेगा वो क्या होगा? ओवरफ्लो कर जाएगा या पिचकारी की तरह यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा? क्या होगा उसके साथ? सर वो और ज्यादा कांटेक्ट एंगल बढ़ जाएगा। हाँ वही ऊपर एक बल्ब बना देगा। किस टाइप का सिचुएशन देखने को मिलेगा? 20 सेंटीमीटर आना आया था अपना कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन मैंने ये जो हाइट है जानबूझ के हाइट रखा है 10 सेंटीमीटर। तो बाकी का 10 सेंटीमीटर के साथ क्या हुआ, या फिर किस तरीके से लिक्विड बिहेव करेगा? क्या ये ओवरफ्लो करने लगेगा? क्या यहां से पिचकारी टाइप तुमको दिखेगा कि यहां से फाउंटेन निकल रहा है, उस टाइप से फैल रहा है पानी, या किस टाइप का सिचुएशन तुमको देखने को मिलेगा? सो यहां पे ओवरफ्लो देखने को नहीं मिलेगा, ये कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा। इफ H इज लेस देन H required, no overflow takes place, no overflow takes place, but R, that is radius of curvature, वो जो R है, R gets adjusted, R gets adjusted, that is theta changes, थीटा अपने आप को चेंज कर लेता है इस केस में। सो इसका रीजनिंग ये है कि 2t बाई आर इज इक्वल टू रो जी एच है, इसका मतलब h इंटू आर इज इक्वल टू 2t बाई रो जी है। सो RHS में देखो, किसी भी लिक्विड के लिए t कांस्टेंट है, किसी भी लिक्विड के लिए रो कांस्टेंट है, g तो कांस्टेंट है ही। सो RHS इज कांस्टेंट, तो h इंटू आर का मल्टीप्लीकेशन जो है ये भी कांस्टेंट हो गया। अगर तुमने H को कम किया तो R अपने आप बढ़ जाएगा, R अपने आप बढ़ जाएगा, तो थीटा भी अपने आप एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, ठीक है। तो H इंटू आर ये हमेशा अपने आप को कांस्टेंट रखता है, ये कभी भी बढ़ता नहीं है। H इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये है तुम्हारा सबसे पहला केस, इसको तुम नोट कर सकते हो। ये है सबसे पहला केस इस केस में। समझ में आया यहां तक? चलो इसको हटा रहा हूं मैं। दूसरा केस, दूसरा इंपॉर्टेंट केस, जब ये लिक्विड राइज होता है तो ये जो अपन H कैलकुलेट करते हैं रो जी एच इक्वल टू 2t बाई आर, ये एक्चुअली में इस पॉइंट से हाइट होता है। ये जो अभी हमने दिया ना 2t बाई आर इक्वल टू रो जी एच, उसमें जो H होता है ये एक्चुअली में इस पॉइंट से होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला लिक्विड है, इस लिक्विड को अपन इग्नोर करके चलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है यहां पे, इस पोर्शन को इग्नोर करके चलते हैं। अगर इस पोर्शन को इग्नोर ना किया जाए तो R की वैल्यू बदल जाएगी, सॉरी H की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। H की वैल्यू फिर देंगे, अगर इसको इग्नोर ना करे तो वो होगी H इज इक्वल टू 2t बाई रो जी आर माइनस R बाई 3। उस सिचुएशन में जो H की वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी, अगर हम इस पोर्शन को इग्नोर ना करें तो। ये याद रखना, एक आध दो सवाल कभी इस पे आए हैं जेईई मेंस में, ठीक है। इफ वॉल्यूम is not ignored, is not ignored, ये है तुम्हारा करेक्शन इन वॉल्यूम का केस। मतलब जब एरर फाइंड करना होता है वो ये है ना कि हाँ, सो ये तुम्हारा सरफेस टेंशन के सारे केसेस, उसके एप्लीकेशंस, ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है। इसी का हम लोग अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। यहां तक बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक के किसी भी पार्ट में, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। सो अगला जो नंबर आता है वो आता है विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स।
सो व्हाट इज विस्कोसिटी, हाउ डू यू डिफाइन विस्कोसिटी, और हाउ डू यू डिफाइन विस्कस फोर्स? सो विस्कोसिटी को बेसिकली बहुत ही सिंपल शब्दों में ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द फ्रिक्शन ऑफ द लिक्विड। फ्रिक्शन जो लिक्विड के लेयर्स के बीच में एक्ट करता है उसी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। और वहां पे जो भी फोर्स अपीयर होता है, ये जो भी फ्रिक्शन फोर्स अपीयर होता है उस लेयर ऑफ लिक्विड में, उसी फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लिक्विड के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है, और उसमें जो भी फोर्स एग्जिस्ट करता है उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। सो अगर मान लो यहां पे लिक्विड के बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है, यहां पे एरिया ए है इसका, ठीक है, और कोई भी दो लेयर्स यहां पे कंसीडर कर लो, मान लो मैं ये लेयर और ये लेयर कंसीडर कर रहा हूं, इन दोनों के बीच का गैप जो है वो है dz, और लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो मान लो है dv। dv इज द वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन लेयर्स, dz इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, एंड a इज द एरिया ऑफ द लेयर। तो जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है ईटा ए dv बाई dz। साथ में एक नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। सो ईटा इज योर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, A is the area of the layer being affected, and dv by dz is called velocity gradient। dv है तुम्हारा नेट डिफरेंस इन वेलोसिटी, एंड dz है तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। सो इसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो ये विस्कस फोर्स तुम लिक्विड के लिए भी लगा सकते हो और गैसियस के लिए भी लगा सकते हो। गैसियस का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर तुम्हें पता है, एरिया अफेक्टेड पता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पता है, तो वो फोर्स यहां पे भी लगाया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ये? तो फ्रिक्शन की सारी प्रॉपर्टीज ये फॉलो करेगा। जो जो फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ी थी वो सारी प्रॉपर्टीज यहां पे फॉलो होगी। रिलेटिव मोशन को रोकना, रिलेटिव मोशन को खत्म करना, या फिर इस तरीके से कि जल्दी से जल्दी बॉडी को रिलेटिव मोशन मुक्त करना, वो सब सारी चीजें यहां पे चल जाएगी। ठीक है, यहां पे इस तरीके का अप्रोच नहीं रखना है कि ये मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। समझ में आया? सर यार एरिया कौन सी कंसीडर करेंगे? एरिया उसको वो एरिया कंसिडर होगा जो इफेक्ट होगा, जो भी एरिया इफेक्ट होगा लेयर का, उसी एरिया को कंसिडर किया जाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो नदी है, नदी के ऊपर बोट चल रहा है, तो बोट जो है जितना एरिया बोट का है उतनी ही एरिया इफेक्ट करेगा लेयर का, तो एरिया जो होगा उसी एरिया के बराबर होगा। या फिर मान लो स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल को मैंने लिक्विड के अंदर डिप किया, तो जो एरिया स्फेरिकल बॉल का होगा वही एरिया वो लिक्विड का भी इफेक्ट करेगा, तो इस वजह से वहां पे फिर से एरिया हो जाएगा स्फेरिकल बॉल के एरिया के बराबर। इस वजह से जो एरिया इफेक्ट हो रहा है वही एरिया वहां पे कंसिडर करना है अपने को। ठीक है, सो अगला नंबर आता है स्टोक्स लॉ का। सो स्टोक्स लॉ ये बताता है कि अगर कोई भी स्फीयर जो है, स्फेरिकल बॉल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर अगर किसी लिक्विड के अंदर डाला जाए तो उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर इंटू वी के बराबर होता है। सो ये फोर्स हमेशा इंस्टेंटेनियस होता है नेचर में, वेलोसिटी बदलने के साथ ये भी बदलेगा। इसको बोला जाता है स्टोक्स लॉ, और यहां पे नेगेटिव साइन लगा सकते हो ये दिखाने के लिए कि ये भी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। सो अगर मान लो यहां पे एक स्फेरिकल बॉल ले लिया जाए और यहां पे लिक्विड में फेंक दिया जाए, तो इसका अगर स्ट्रीम लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो इसका स्ट्रीम लाइन कुछ दिखेगा ऐसा। ये है स्ट्रीम लाइन इस स्फीयर के अराउंड, कुछ इस टाइप का दिखता है जब भी लिक्विड के अंदर इसको डाला जाएगा तो। इसकी वजह से तो बॉल स्पिन करती है। बॉल को अगर तुम हवा में फेंकते हो तो वो थोड़ी थोड़ी स्पिन करते हुए जाती है हमेशा, उसका रीजनिंग यही है।
So eta is the coefficient of viscosity, r is the radius of this spherical ball and velocity v is the velocity of this spherical ball. ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस होता है, v के साथ ये बदल सकता है. ठीक है, ये है स्टोक्स लॉ. सो अल्टीमेटली इसका एक एप्लीकेशन पे आते हैं जो कि है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल. टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल का मतलब यह है कि फाइनल वेलोसिटी जो बॉल गेन करता है जब तुम उसको लिक्विड में ड्रॉप करते हो तो. सो इट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन ड्रॉप्ड इन लिक्विड. सो ये फाइनल वेलोसिटी तुमको तब मिलता है जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 के बराबर हो जाता है. सो अगर एक स्फेरिकल बॉल को कंसीडर किया जाए, तुमने इसको लिक्विड में ड्रॉप कर दिया है, तो यहां पे एक फोर्स लगेगा बायंसी फोर्स, एक फोर्स लगेगा यहां पे विस्कस फोर्स, और नीचे इस पे लग रहा है mg. सो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि fb प्लस fv इज इक्वल टू mg. इसका मतलब बायंसी फोर्स हो जाएगा रो लिक्विड इंटू v इंटू जी प्लस ये v सबमर्ज्ड है, ये कैपिटल V है. ठीक है, प्लस विस्कस फोर्स दैट इज 6 पाई ईटा r इंटू वी नॉट इज इक्वल टू mg दैट इज रो ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू v ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू g. वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर सकते हो यहां पे 4/3 पाई आर क्यूब. सो ये हो जाएगा रो एल 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू रो नॉट 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी. इस रिलेशन को यहां पे इधर उधर कर लेना, इस v की वैल्यू मिल जाएगी, यही v होगा तुम्हारा टर्मिनल स्पीड ऑफ द बॉल. रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि इस तरीके से निकाला जाता है, v की वैल्यू जो है तुमको मिल जाएगी. इसी को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल. सो अल्टीमेटली लास्ट अपन पहुंचते हैं इस पे जो कि है पॉइजन्स इक्वेशन. तो पॉइजन्स इक्वेशन जो है वो किसी भी ट्यूब पे लगता है, ट्यूब पे लगाया जाता है. सो पॉइजन्स इक्वेशन ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी ट्यूब के दो एंड्स पर जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो प्रेशर डिफरेंस 8 म्यू एल क्यू अपॉन पाई इंटू आर एस टू पावर 4 के बराबर होता है. वेयर म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी, बात बराबर ही है. एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, क्यू इज द वॉल्यूम फ्लो रेट, वो वॉल्यूम फ्लो रेट जो हमने फ्लूइड डायनेमिक्स में डिस्कस किया था, डीवी बाई डी टी वाला है ये वॉल्यूम फ्लो रेट. पाई इज द पाई एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब. सो अगर मान लो एक ऐसा ट्यूब है, इसका लेंथ एल है, इसका रेडियस जो है आर है, एक लिक्विड यहां से एंटर हो रहा है और यहां से एग्जिट हो रहा है. यहां का प्रेशर अगर P1 है, यहां का प्रेशर P2 है, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, और इसी की वैल्यू है ये है तुम्हारा पॉइजन्स इक्वेशन. सो बोला जा रहा है कि दो बबल्स हैं यहां पे, एक 4 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर का, दोनों को मिलाया गया. तो दोनों को मिलाया गया तो यहां पे एक सरफेस बना. इस सरफेस का रेडियस पूछा जा रहा है कि सरफेस का रेडियस क्या है. सो यहां का प्रेशर मान लो P1 है, यहां का प्रेशर मान लो P2 है, और बाहर का प्रेशर जो है P0 है. ठीक, तो इन दोनों के बीच में जब एक्सेस प्रेशर लगाओगे तो P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 40/R1. इन दोनों के बीच में जब एक्सेस प्रेशर लगाओगे तो P2 माइनस P0 इज इक्वल टू 40/R2. दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करोगे तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 40/R1 माइनस 40/R2 हो जाएगा. अब ये P1 माइनस P2 क्या है, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में, ये जो कॉमन सरफेस है इसके रिस्पेक्ट में, इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या यहां का एक्सेस प्रेशर है, ये इस सरफेस के रिस्पेक्ट में. मतलब क्या मैं इसको 40/R लिख सकता हूं, 40 कट गया, R की वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहां से, R1 और R2 डाल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.
चलो इसको हटाऊं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, सो टू बबल्स आर देयर ए एंड बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब रेडियस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी, आर जॉइंड थ्रू अ नैरो ट्यूब। सो ये रेडियस ऑफ ए है और एक ट्यूब से एक दूसरे रेडियस के साथ ज्वाइन कर रखा है, ये ए है और ये बी है। तो ये बताओ यहां का प्रेशर ज्यादा है या यहां का प्रेशर ज्यादा है? पीबी का। तो इसमें अगर हम लोग एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लगाए तो पी ए माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 40/RA, और उसके लिए अगर हम लगाएं तो पीबी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 40/RB। जिसका रेडियस ज्यादा उसका प्रेशर कम, जिसका रेडियस कम उसका प्रेशर ज्यादा। तो ये लो प्रेशर पे है और ये हाई प्रेशर पे है, तो दोनों को अगर कनेक्ट करोगे तो मैटर किधर फ्लो करेगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर टू अगर लो प्रेशर फ्लो करेगा तो ए जो है और बढ़ेगा और बी जो है और छोटा हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी साइज ऑफ ए विल इंक्रीज, और बढ़ जाएगा वो। समझ में आया? प्रेशर इक्वल होने तक इंक्रीज करेगा। प्रेशर इक्वल होने तक इंक्रीज। हाँ, प्रेशर इक्वल होने तक इंक्रीज करेगा ये। अब इसमें थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व करोगे तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कितने मोल्स ट्रांसफर होंगे इधर से इधर। इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल तो कितने मोल्स, इफ प्रोसेस इज एडियाबैटिक तो कितने मोल्स। अब थर्मोडायनेमिक्स जोड़ करके अलग सवाल बनाया जा सकता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना पड़ेगा, फिर वो थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये तो अभी अभी केस बताया था, इंपॉर्टेंट केस, इंपॉर्टेंट केस वाला है ये। तो ओवरफ्लो नहीं होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए, मेनिस्कस का रेडियस बढ़ जाएगा हाइट कम होगा तो। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ तो इसमें देखो जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन जब नहीं दिया हुआ है ना एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के बारे में, तो हमेशा रिजल्टेंट और सरफेस के बीच में एंगल 45 डिग्री लेके चलना है बाय डिफॉल्ट। जब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कांटेक्ट एंगल के बारे में, जैसे ये सरफेस था और ये मान लो इस तरीके से है, तो यहां पे बोला जा रहा है कॉन्वेक्स सरफेस बन रहा है। कॉन्वेक्स सरफेस बन रहा है मतलब इस तरीके से सरफेस बन रहा है। सो रिजल्टेंट फोर्स यहां पे होगा, यहां पे कहीं पे होगा। यहां पे एडहेसिव फोर्स है, यहां पे कोहेसिव फोर्स है। ये एडहेसिव फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स है। तो ये वाला जो एंगल है कोहेसिव फोर्स के साथ, ये हमेशा 45 डिग्री लेके चलना है जब कुछ भी नहीं दिया हुआ रहे तो। सो ये जो एंगल है तुम्हारा थीटा एंगल, ये जो एंगल है तुम्हारा थीटा एंगल, ये tan थीटा कैलकुलेट किया जा सकता है इन दोनों के रिजल्टेंट से। कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो इसको। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा tan थीटा? परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा एफ ए प्लस उधर वाला कंपोनेंट क्या होगा माइनस एफ सी। 45 है तो ये एंगल कितना हो गया 45 कॉस 45। सो एफ ए माइनस एफ सी कॉस 45, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये बेस जो कि हो जाएगा एफ सी कॉस 45। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थीटा है ये ग्रेटर देन 0 होगा। कांटेक्ट एंगल थीटा नहीं है, ये कांटेक्ट एंगल यहां पे है। ये जो थीटा है ये एफ और एफ सी के रिजल्टेंट से आया है, ये ग्रेटर देन 0 है। सो ये ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाला भी ग्रेटर देन 0 होगा। सो एफ ए माइनस एफ सी कॉस 45 इज ग्रेटर देन 0। एफ सी को उधर ले जाओ, रिजल्ट आ गया एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाई √2। सर कॉन्वेक्स होता है लेकिन ना ये तो कॉन्वेक्स में तो ऊपर होगा ना, तो कॉन्वेक्स होगा।
कॉन्वेक्स ही तो है। कॉन्वेक्स में उल्टा होता है ना, कर्व वाली साइड बाहर होती है। कॉन्वेक्स नीचे और कॉनकेव नीचे, कॉन्वेक्स ऊपर। नहीं, कॉन्केव ऐसे हो ना, बेंड वो मिरर का जिस साइड रिफ्लेक्टेड होता है एक साइड पॉलिश होता है। हाँ, तो ये होता है कॉनकेव। कॉन्केव हो गया, और यही इसी में बना हुआ है। यहाँ पे कॉन्केव बना है ना वाटर। अच्छा नीचे की तरफ बना। अच्छा, तो अब इसमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये कॉन्वेक्स किस साइड में है, लिक्विड के साइड में है कि एयर के साइड में है। अगर कॉन्वेक्स जो है एयर के साइड में है तब तो ये सही है, ये सही है, यही आंसर होगा। और कॉन्वेक्स अगर लिक्विड के साइड में है तो फिर सी ऑप्शन होगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा जस्ट। ठीक है, तो यहां पे तुम क्या आंसर क्या दे रखा है? सी दे रखा है, तो ये लिख लो यहां पे कॉन्वेक्स टुवर्ड्स लिक्विड है ये। सो अगर ये टुवर्ड्स लिक्विड होगा तो जो माइनस है ये बस सिंपली प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा मतलब ये करेक्ट हो जाएगा, साइन यहां पे बदलेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, ये डायरेक्ट सवाल था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। सर बट इसमें हाफ नहीं होना चाहिए मतलब सर, क्योंकि एच आर आर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेडियस को बढ़ाएंगे तो हाइट कम होना चाहिए, और हाइट कम होगा तो मास भी कम होगा, क्योंकि एच आर डायरेक्टली है। तो इफेक्टिव रेडियस क्या है जब तुमने ग्लास रॉड को अंदर डाल दिया, तो कितने में लिक्विड ऊपर बढ़ सकता है? सर ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये वाला बोल रही हो कि अगला वाला? 6 वाला हो गया ना? सर इस 6 की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, 6 वाला। हाँ हाँ हाँ, क्या सवाल है? सर रेडियस और हाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर अगर हम रेडियस को बढ़ाएंगे तो हाइट कम हो जानी चाहिए, और हाइट कम होगी तो फिर मास भी कम हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पे इन्होंने ये बोल रखा है ना कि कैपिलरी ट्यूब इज वेरी लार्ज। कैपिलरी ट्यूब जो है ऐसा नहीं है ना कि मतलब फिक्स है हाइट, वो बहुत ज्यादा उसका वो है। Capillary tube of radius r is immersed in a liquid. Liquid rises to a height h. Corresponding mass is m. What mass of water shall rise in the capillary tube if the radius of the tube is doubled? रेडियस डबल हो रहा है, हाइट पे कोई लिमिटेशन नहीं है, हाइट पे कोई लिमिटेशन नहीं है। इन्होंने ये नहीं बोल रखा है कि ट्यूब का जो हाइट है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए तब तक हम लोग अनलिमिटेड ही लेके चलेंगे। तो अगर पहले केस में तुम्हारा आया 2t cos थीटा बाई आर इज इक्वल टू रो जी H1, तो अगले वाले केस में आएगा 2t cos थीटा बाई 2r इज इक्वल टू रो जी H2। तो H2 की वैल्यू जो होगी हाफ ऑफ इनिशियल हो जाएगी। अब मास की बात करते हैं। सो मास जो इनिशियल था वो था रो इंटू वॉल्यूम, सो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू H1, और एम डैश की वैल्यू जो बाद में आएगी वो आ जाएगी रो इंटू पाई 2r स्क्वायर इंटू H2। रेडियस डबल किया है तो पाई आर स्क्वायर H2 की वैल्यू यहां पे डाल दो, तो मास जो होगा इन दोनों में रिलेशन देखोगे तो एम डैश विल बी इक्वल टू 2m, एम डैश विल इक्वल टू 2m, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जब तक हाइट में लिमिटेशन ना दे, बोल ही रखा है कि हाइट जो है उतनी ही है, फिर तुम अपना रेडियस ऑफ वो मेनिस्कस वो तुम चेंज करोगी। सर ऐसा कर सकते हैं ना कि रो को लिख दिया मास अपॉन वॉल्यूम, मास से m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ गया, तो 2m को 2r बढ़ा है तो इसलिए 2m हो जाएगा। नहीं, सो ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। r और h कांस्टेंट रहता है तो उससे हाइट कितनी इंक्रीज होगी, h/2 होगी, फिर उससे मास रो की वैल्यू कैलकुलेट कर ली पहले वाले से, मास अपॉन वॉल्यूम से, फिर दूसरे में वो कर दिया।
मास के लिए तो ये एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा, मास का डायरेक्ट रिलेशन ये है आर के साथ, आर भी चेंज हो रहा है और एच भी चेंज हो रहा है। एच और H1 में, H1 और H2 में जो तुम बोल रहे हो वो कर सकते हो। H इंटू आर इज कॉन्स्टेंट, सो आर इज इफ चेंजिंग देन H विल ऑल्सो चेंज, वहां से H1 और H2 में रिलेशन आ जाएगा। लेकिन कितना मास में डिफरेंस आया उसके लिए तो वॉल्यूम की जरूरत है ना तुम्हें, और इस वॉल्यूम में H और R दोनों बदल रहा है, दोनों फैक्टर को तुमको लेके चलना पड़ेगा ना, सिर्फ R के टर्म्स में नहीं बोल सकते ना सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यस सर हो गया ना ये। इफेक्टिव रेडियस बस R2 माइनस R1 हो जाएगा, बाकी सब कुछ तो वैसा ही है, ठीक है। यस सर क्वेश्चन नंबर 8, ये तुमने ये सिंबल देख के छोड़ दिया होगा, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। चलो होना चाहिए, होना चाहिए, अजीबो गरीब टाइप लगे छोड़ना चाहिए, ठीक है, दिमाग खराब हो जाता नहीं तो उसमें। सो क्वेश्चन पढ़ो। लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस ए कोलिस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। कोलिस का मतलब क्या होता है? मिक्स करना, मिक्सअप हो रहा है। सो बहुत सारे ड्रॉपलेट जो है वो एक बिगर ड्रॉप में फॉर्म हो रहा है ऑफ रेडियस बी। Assume that the energy released in the process is converted into kinetic energy. So what is the velocity of the drop? This is surface tension and this is density. मान लो टोटल जो ड्रॉपलेट्स हैं वो n है, मान लेते हैं कि टोटल n ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर कंजर्व करें तो n इंटू 4/3 पाई a क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई b क्यूब हो जाएगा। सो क्या यहां से b की वैल्यू आ गई? a इंटू एन रेस टू पावर 1/3, 4/3 पाई और 4/3 पे कट गया, b और a में ये रिलेशन आ गया। अब जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो हम सरफेस एनर्जी से निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। सो डेल्टा ई, डेल्टा ई इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितना होगा? एक ड्रॉप का होगा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, टोटल एन ड्रॉप्स है तो इंटू एन, ये हो गया इनिशियल एनर्जी, माइनस फाइनल एनर्जी 4 पाई इंटू बी स्क्वायर। यही एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर कर दो। सो हाफ एम, एम मतलब रो इंटू वॉल्यूम, मतलब 4/3 पाई बी क्यूब इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कहानी। बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एन हर जगह से कट जाएगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा तुम्हारा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलो हटाऊं इसको। ठीक है, सो यहां पे भी वही हो रहा है, कोलिस ही हो रहा है। 2 स्फेरिकल बबल्स कंसोल्स, कंसोल्स मतलब वही मिक्सअप हो रहा है यहां पे, ठीक है। इफ V इज द सब्सिक्वेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेन्ड एयर, मतलब चेंज इन वॉल्यूम V है। S इज द टोटल चेंज इन सरफेस एरिया, टोटल चेंज इन सरफेस एरिया S है, एंड सिग्मा इज द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन। तो मान लो दो जो सोप बबल्स हैं उसका रेडियस A और B है, और इन दोनों से जो तीसरा बन रहा है उसका रेडियस C है, ठीक। सो अपने को सरफेस एरिया का चेंज और वॉल्यूम का चेंज देखना है ना अपने को। P0 जो है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है।
सो पहले वाले में अगर हम रिलेशन निकाले तो P1 माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 40/A, P2 माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 40/B एंड P3 माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 40/C. सो अब यहां पे क्या कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे, फिर पी नॉट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टू का पैक कर देंगे, P1 plus P2 जो वॉल्यूम का चेंज आ रहा है, पहले एक बार इधर देख लेते हैं. वॉल्यूम का जो चेंज आ रहा है वो है 4/3 पाई ए क्यूब प्लस 4/3 पाई बी क्यूब माइनस 4/3 पाई सी क्यूब. और जो सरफेस एरिया का चेंज आ रहा है वो आ रहा है 4 पाई ए स्क्वायर प्लस 4 पाई बी स्क्वायर माइनस 4 पाई सी स्क्वायर. तो ये तो V है और ये S है, इन दोनों को इसमें फिट करना है अपने को. अच्छा, तो इसमें P1 plus P2 कर देंगे ना, तो माइनस 2 P नॉट आ जाएगा और P नॉट की वैल्यू P3 माइनस P नॉट इक्वल्स 40/3 से डाल देंगे, 2 का पैक कर देंगे. P1 प्लस P2 P3 के बराबर थोड़ी ना है. नहीं, P1 plus P2 माइनस 2 P नॉट आ गया, 40/A plus 40/B, और थर्ड इक्वेशन से P नॉट डाल देंगे. तो P3 कहां गया? P3 पे आ गया ना उसके साथ, P नॉट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, P नॉट इक्वल्स P3 माइनस 40/C. समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो. पहले जो दो इक्वेशन थे उनको ऐड कर देंगे. इन दोनों को ऐड किया तो P1 प्लस P2 और इधर माइनस 2 P नॉट आया. हाँ, जो 2 P नॉट है उसमें P नॉट को नीचे वाले से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये P3 अच्छा, P नॉट की वैल्यू डालेंगे इधर से उधर, तो P1 प्लस P2 माइनस P3 का टर्म आ जाएगा, माइनस 2 P3 का टर्म आ जाएगा. फिर उसके बाद रिलेशन आ गया, P1 plus P2 plus minus 2P3 equals 40/8 plus 40/3 minus 2 minus 80/3. सर दो ड्रॉप कंबाइन हो रहे हैं तो उनका वॉल्यूम पहले कंजर्व करके उधर से रिलेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, उसको ऐसे पुट कर दें. नहीं, यहां पे कुछ और करना पड़ेगा अपने को. वॉल्यूम कंजर्व कर लिया अपन ने. अच्छा, वॉल्यूम कंजर्व नहीं किया ना अभी तक. तो कर तो लिया पहले में, V चेंज हो रही है. वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, कंजर्व भी कर सकते हैं. सर वो हो जाएगा ना कि डेल्टा P हमने निकाल लिया और डेल्टा B हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम तो चेंज हो रही है, तो डेल्टा P भी आ जाएगा वहां से, वर्क डन. और फिर उसके बाद से एरिया से डिवाइड कर देंगे, एक चेंज इन एरिया में निकाल लिया, वहां से सरफेस टेंशन मिल जाएगा. एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट. यहां पे एक चीज बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि P1 P2 P3 इन तीनों को कैसे हटाया जाए. बाकी तो अच्छा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT. तो वर्क डन आएगा और अपॉन एरिया वो हमें सरफेस टेंशन दे देगा. रुको रुको, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ. इसमें अब सोचना पड़ेगा कि अगर ये जो मिक्सिंग है आइसोथर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर आइसोथर्मल हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, फंस जाएगा ये.
एक बार तीनों को अगर ऐड करें तो क्या मिलता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 माइनस 3P0 इज इक्वल टू 4T 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। AB प्लस BC प्लस CA। फोर बाई थ्री पाई को यहाँ से कॉमन लो, यहाँ पे 4 पाई को कॉमन लो, तो ये हो जाएगा 3V इज इक्वल टू 4 पाई A क्यूब प्लस B क्यूब माइनस C क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा S इज इक्वल टू 4 पाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला होता है ना A क्यूब प्लस B क्यूब माइनस C क्यूब का, A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है ना, Yes sir है। क्या होता है फॉर्मूला? माइनस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB प्लस BC प्लस CA। हाँ, इसका फॉर्मूला एक बार बताओ क्या होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब माइनस C क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सर A प्लस B माइनस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB प्लस BC प्लस CA। तो ये अपन इधर से इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इन दोनों का, प्लस के ABC भी आएगा इसमें। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो 3B/S, ये फॉर्मूला क्या होता है फिर से बताओ? A प्लस B माइनस C into A square A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर plus B square plus C square माइनस C प्लस C स्क्वायर plus C minus AB plus BC plus C प्लस C स्क्वायर plus C square वैसा C square नहीं होगा प्लस C स्क्वायर माइनस AB minus B plus BC plus प्लस C और फिर बाद में माइनस 3ABC भी और आएगा, माइनस 3 ब्रैकेट के बाद plus BC प्लस BC प्लस C प्लस BC प्लस C और वहाँ माइनस 3ABC। और माइनस 3 minus पूरे बाहर सब उसी यस। यहां से तो कुछ नहीं आया, यहां से तो अच्छा A प्लस B प्लस C का क्या फॉर्मूला होता है, इसका भी बताओ? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C माइनस C स्क्वायर। रुक जाओ, ये ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको थोड़ी देर में सॉल्व करते हैं। यहीं पे ये यहाँ से कुछ रिलेशन आएगा, इसी को डालेंगे इसमें। इस क्वेश्चन को अभी 2 मिनट के लिए स्किप करते हैं, 2 मिनट में बताता हूँ इसको सोच करके, फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका A भी होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे दोनों ही सो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है बी। बी इस वजह से क्योंकि जो बी वाला जो कर्व है वो कुछ ऐसा है, इस टाइप से, और जो ए वाला जो कर्व है वो है कुछ इस तरीके से। सो दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम इस वजह से नहीं है क्योंकि जो ए है उसमें जो वेलोसिटी जो है जिस तरीके से चेंज हो रहा है, जिस तरीके से चेंज हो रहा है, एक कॉर्नर आ रहा है, यहां पे कॉर्नर आ रहा है, इसका मतलब यहां पे एक जर्क लगेगा बॉल पे, चेंज इन मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जो स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है यहां पे, इस स्मूथ ट्रांजिशन में कहीं पे भी जर्क नहीं आएगा, किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल चेंज है। इस वजह से इस केस में कोई भी जर्क नहीं आएगा और इस केस में जर्क आएगा। अब सोच के देखो कि अगर एक बॉल को तुमने लिक्विड में ड्रॉप किया है तो उस लिक्विड जब वो टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो विदाउट एनी जर्क वो अप्रोच करेगा। एक बार जब लिक्विड में डूब गया तो वो फिर उस पर कोई भी जर्क नहीं लगेगा, वो स्मूथ ट्रांजिशन में वेलोसिटी का चेंज में आएगा या टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करेगा। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन बी है, ना कि ए। सर बट जैसे क्वेश्चन में ग्राफ दिया है उसमें AB स्ट्रेट लाइन कैसे करना है? ये ग्राफ थोड़ा अच्छे से नहीं आ पाया है, ग्राफ ऐसा दिखता है, मतलब चारों ऑप्शन जो है कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है, जर्क नहीं आना चाहिए। 2 स्फेरिकल बबल जो है वो कंसोल हो रहा है, V इज द चेंज इन वॉल्यूम,
एस इज द टोटल चेंज इन सरफेस एरिया एंड सरफेस टेंशन ये दे रखा है। सो रिलेशन कौन सा इसमें होगा वो अपने को पता करना है। सो वॉल्यूम जो चेंज होगा वो होगा 4 पाई ए क्यूब प्लस 4 पाई 3 पाई बी क्यूब माइनस 4 बाई 3 पाई सी क्यूब। ए और बी जो है ये स्फेरिकल बबल्स का रेडियस है और इन्हीं दोनों से सी बनाया जा रहा है, मतलब जो नया वाला स्फेरिकल बबल बनाया जा रहा है उसका रेडियस सी है। सो वॉल्यूम चेंज ये होगा और जो तुम्हारा सरफेस एरिया का चेंज आएगा वो आएगा 4 पाई ए स्क्वायर प्लस 4 पाई बी स्क्वायर माइनस 4 पाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अलावा तीनों में एक्सेस प्रेशर का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अपन, जो कि है P1 माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 40 बाई ए। दूसरे वाले के लिए P2 माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 40 बाई बी और तीसरे वाले के लिए लिख सकते हैं P3 माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 40 बाई सी। सो इन दोनों स्फेरिकल बबल में जो एयर है वही एयर तीसरे वाले में भी जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहां पे मोल्स कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मोल्स कंजर्वेशन आइसोथर्मल कंडीशन में लगाया जा सकता है, मतलब P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल टू P3V3 लगाया जा सकता है। सो P1 P2 P3 की वैल्यू यहां से डालते हैं और V1 V2 V3 की वैल्यू A B और C के टर्म्स में डालते हैं। सो पहला वाला टर्म आएगा तुम्हारा P नॉट प्लस 40 बाई A इंटू 4 बाई 3 पाई ए क्यूब। दूसरा वाला टर्म आएगा P नॉट प्लस 40 बाई बी इंटू 4 बाई 3 पाई बी क्यूब और तीसरा वाला टर्म आएगा P नॉट प्लस 40 बाई सी इंटू 4 बाई 3 पाई सी क्यूब। अब P नॉट वाले टर्म को जब एक साथ कंसिडर करोगे तो P नॉट माइनस ये वॉल्यूम चेंज दिखेगा तुम्हें। देखो P नॉट वाले टर्म को देखो सिर्फ Yes, sir. P नॉट इंटू 4 बाई 3 पाई ए क्यूब, P नॉट इंटू 4 बाई 3 पाई ए क्यूब माइनस P नॉट इंटू 4 बाई 3 पाई सी क्यूब। सो P नॉट इंटू वी हो गया वो वाला टर्म। सो यहां पे पहला वाला टर्म जो आएगा वो आएगा P नॉट इंटू वी वाला टर्म। फिर इस 40 को मल्टीप्लाई करो 40 वाले टर्म को देखो, तो यहां पे लिखा हुआ है 40 इंटू 4 बाई 3 पाई ए स्क्वायर 4 बाई 3 40 इंटू 4 बाई 3 पाई बी स्क्वायर और 4 बाई टी इंटू 4 बाई 3 पाई सी स्क्वायर। सो इसका मतलब यह है कि 40 बाई 3 को कॉमन ले लो तो बाकी जो है वो सरफेस एरिया का चेंज लिखा हुआ है। Yes, sir. मतलब वो लिखा हुआ है 40 बाई 3 इंटू एस इज इक्वल टू 0। 3 का एलसीएम ले लो 3 P नॉट V प्लस 4 TS इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन आ जाएगा, जो है इसको टिक कर लो, दैट इज ऑप्शन बी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाएगा। मोल कंजर्वेशन करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, सो ये है क्वेश्चन नंबर 9 10, ये दोनों चीजें हो गई हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो। सो अच्छा, एक सवाल और दिया था उधर, वो वाला डिस्कस करते हैं। इसको हटाऊं मैं? Yes, sir. ठीक है, ये वाला सवाल। सो यहां पे मैंने तुमको बोला था कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री ले लेना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। सो अपने को एच की वैल्यू निकालनी थी इसमें। ठीक है, सो अगर मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर जो है पीबी है, यहां पे पीबी प्रेशर है और यहां पे पीए प्रेशर है। सो ये वाला जो सरफेस है उधर की तरफ है, मतलब क्या हम लोग यहां पे ये बोल सकते हैं कि पी नॉट माइनस पीबी इज इक्वल टू 2t cos 0 अपॉन R2। और इस वाले की तरफ से के लिए बोल सकते हैं P नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू 2t cos 0 बाई R1। सरफेस टेंशन का एक्सप्रेशन लगा दिया। अब फ्लूइड डायनेमिक्स लगाओ इसमें। फ्लूइड डायनेमिक्स ये बोलता है कि सेम लेवल का प्रेशर जो है बराबर होना चाहिए, मतलब जो प्रेशर इस पॉइंट पे वही प्रेशर इस पॉइंट पे भी होना चाहिए, और ये हाइट h है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि Pb प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी ए। Yes, sir.
तो बाय फ्लूइड डायनेमिक्स कॉन्सेप्ट पीबी प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी ए, या फिर पीबी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच। इन दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों एक्सप्रेशन को माइनस करो, पीबी माइनस पी ए की वैल्यू इधर डाल दो, R1 R2 T सब दे रखा है, H की वैल्यू आ जाएगी। सर वो पी ए माइनस हाँ, पी ए माइनस पी बी। सो यहां पे वाटर कंसिडर कर लेना, रो इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। रो की वैल्यू 1000 ले लेना एसआई यूनिट में, वैल्यूज पुट कर देना, एच की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ये था ये वाला सवाल। ठीक है, तो इधर 11 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, डायरेक्ट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तो ये वाला बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में जैसा देख सकते हो कि एक एनुलर डिस्क है। एनुलर डिस्क का मतलब ये होता है कि डिस्क में से एक छोटा सा पोर्शन खोखला कर रखा है। तो जब ये खोखला कर रखा है तो क्या डिस्क और लिक्विड के दो सरफेसेस बनेंगे, एक अंदर के साइड में और एक बाहर के साइड में। तो अंदर वाले साइड में जो टेंशन, सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा वो आएगा 2πr1 इंटू टी, और दूसरे वाले साइड में आएगा 2πr2 इंटू टी। इतना ही फोर्स चाहिए तुमको इसको लिफ्ट करने के लिए। कैलकुलेट कर लो, यहां से आंसर आ जाएगा। इसमें जी का कोई यूज नहीं है ना? नहीं, 658 आ रहा था। देख लो कैलकुलेशन, यही से आएगा तुम्हारा आंसर। जी का कोई यूज नहीं है, मास भी नहीं दे रखा ना वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सर वो जब उसका ई आ रहा था, उसका ये आ रहा है। ये आ रहा था। हाँ भाई ये आ रहा है उसका। हाँ, इसका आंसर ए ही होगा, ए होगा, ए करेक्ट आंसर है। वही चेंज इन एनर्जी निकालना है बेसिकली, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। अब ये भी एक सवाल भी किया था हमने। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। Yes, sir. एल्जेब्रिक सम पूछा है, एल्जेब्रिक सम पूछा है, वेक्टर सम नहीं पूछा है। एल्जेब्रिक सम मतलब मैग्नीट्यूड का सम पूछा है, ना कि वेक्टर का सम। तो हर एक लेंथ पर दो दो सरफेस बनता है फिल्म का, एक आगे की तरफ से और एक पीछे की तरफ से। जैसे मान लो अगर ये तुम्हारा ये है तुम्हारा स्क्वायर फ्रेम है, इसको लिक्विड में जब तुम डाल के निकालोगे तो एक सरफेस इधर साइड में बनेगा और एक सरफेस इधर साइड में बनेगा। तो हर एक लिक्विड पर जो है, हर एक लेंथ पर जो है दो दो सरफेस देखने को मिलेगा। सो दो दो सरफेस अगर देखने को मिलेगा तो एक साइड से सरफेस टेंशन होगा T इंटू एल, दूसरे साइड से भी होगा T इंटू एल। ये एक का हो गया। ऐसे कितने लेंथ अवेलेबल हैं? 4 इंटू 4 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा तुम्हारा सम। वेक्टर सम अगर पूछता तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन वाला एडअप होता, हॉरिजॉन्टल वाला कट जाता। तो उस केस में फिर आता सिर्फ 4TL। यहां पे अलजेब्रिक सम पूछा है, इस वजह से आंसर आएगा 8TL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसी के ऊपर है। फिल्म है, दो सरफेस बनेंगे, 2TL इज इक्वल टू mg इक्वेट करोगे, TL इज इक्वल टू mg इक्वेट करोगे तो फिर आधा आंसर आएगा। 2TL इज इक्वल टू mg, दो सरफेस बनता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 16 यस सर हो गया। हो गया। पोइज जो होता है वो CGS यूनिट होता है। 1 पोइज इज इक्वल टू कितना ये होता है SI यूनिट में? 0.1 होता है, ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना और फॉर्मूला लगा दो, विस्कस फोर्स इक्वल टू ईटा A dV बाई dz।
एरिया दे रखा है, थिकनेस दे रखा है, हाँ छोटा वाला एरिया एरिया बिटवीन हाँ, छोटा वाला एरिया कंसिडर करेंगे, ऊपर वाला क्योंकि मूव हो रहा है, स्मॉलर प्लेट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू लार्जर प्लेट, तो छोटा वाला एरिया वही बस इफेक्ट डालेगा ना लेयर पे, तो छोटा वाला एरिया कंसिडर करना है, थिकनेस 1 मिलीमीटर, ईटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा वो 10/1 हो जाएगा, उसको ऐसा यूनिट में सब में कन्वर्ट कर लेना, विस्कस फोर्स निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यस सर डायरेक्ट फार्मूला के ऊपर ये भी 6 पाई ईटा आर इंटू वी ये लगाना है, हो गया ना, Yes, sir. बायंसी को इग्नोर करना है यहां पे, ठीक है। सो एम जी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी कर देना है, उससे जो वेलोसिटी आएगा वही तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 सो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि बॉल ऑफ डेंसिटी रो नॉट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट P onto the surface of a liquid of density rho in time t. It enters the liquid, stops, moves up and returns to point P in a total time 3t. So neglect viscosity, surface tension and splashing. सरफेस टेंशन को भी इग्नोर करना है, विस्कोसिटी भी इग्नोर करना है, स्प्लैशिंग भी इग्नोर करना है, मतलब कोई जर्क नहीं फील कर रहा है, ये भी इग्नोर करना है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ रो बाय रो नॉट? सो पॉइंट P से ये चला, यहां से लिक्विड तक आया, लिक्विड से नीचे पहुंचा, फिर यहां से ऊपर गया और वापस P पे, टोटल टाइम इंटरवल 3t है। तो बोला जा रहा है कि यहां से यहां तक का टाइम t है, तो यहां से ऊपर जाने का भी टाइम t ही होगा। Yes, sir. तो नीचे का टाइम कितना होगा फिर? ये t/2 हो जाएगा, t/2, फिर ऊपर जाते हो t/2 और लास्ट में t, क्योंकि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब कुछ इग्नोर करना है यहां पे, ठीक। अब जब बॉल को इधर से इधर ड्रॉप करोगे तो इस मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? क्या ये वेलोसिटी √2gh के बराबर होगी? Yes, sir. √2gh के बराबर होगी ये। h की वैल्यू अपन t के टर्म्स में निकाल सकते हैं, या वेलोसिटी की वैल्यू अपन t के टर्म्स में दे सकते हैं, जो कि होगा g इंटू टी के बराबर, v = u + at से। अब यहां से यहां जा रहा है t/2 टाइम में, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में लगाओ इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन। जब ये अंदर जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये mg माइनस बायंसी फोर्स होगा डिवाइडेड बाय m। सो mg हो जाएगा तुम्हारा रो नॉट इंटू वी इंटू जी माइनस बायंसी फोर्स रो एल इंटू वी इंटू जी डिवाइडेड बाई मास दैट इज रो नॉट इंटू वी इंटू t/2। v इज इक्वल टू u + at। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में v हर जगह से कट गया, सो यहां से मिलेगा gt इज इक्वल टू v हर जगह से काट दो और रो नॉट को इधर डाल दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रो एल बाई रो नॉट इंटू t/2, t से t कटा और g भी है, एक g यहां से कॉमन निकलेगा तो g से g भी कट जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस रो एल बाई रो नॉट 2 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब रो एल बाई रो नॉट, अच्छा एक माइनस कहीं पे मिस हो रहा है, ये एक मिनट, बायंसी फोर्स ज्यादा होगा ना, तो बायंसी फोर्स अगर ज्यादा है तो ये प्लस होगा, ये ऑलरेडी रिटार्डेशन है, मतलब ये माइनस साइन होगा, ये माइनस साइन मतलब ये -2, मतलब ये आएगा 3। सो रो एल बाई रो नॉट की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। जीटी से वेलोसिटी 0 हो रहा है, mg माइनस बायंसी लिया है मैंने, तो mg माइनस बायंसी का डायरेक्शन ऑलरेडी ऊपर ही है क्योंकि रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है, तो इस वजह से ये प्लस, यहां पे प्लस कंसिडर करना पड़ेगा अपने को। और अगर तुम यहां पे पहले बायंसी माइनस mg कर रहे हो तब फिर इधर माइनस आएगा, तब वो रिटार्डेशन की तरह एक्ट करेगा। सो वो चीज यहां पे एडजस्ट करके रो एल बाई रो नॉट की वैल्यू इस तरीके से 3 आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 19, हो गया। ये भी डायरेक्टली फॉर्मूले के ऊपर है, सारे सवाल हो गए हैं। ये तुम्हारा प्रैक्टिस पेपर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे इलास्टिसिटीज के साथ, ठीक है। चलो फिर क्लास एंड करते हैं, बाय बाय।